बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट वीडियो में हमने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप हमने देखा आर्नियस इक्वेशन के थ्रू कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हाउ द रेट कांस्टेंट चेंजेस। और हमने वहां पे पढ़ा था कि जब हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू यूजुअली टू टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किनका? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया कि कैसे काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशंस आता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। एक मॉलिक्यूल का अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी प्रिसाइजली कैलकुलेट अगर हम करें तो वो डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहता है सभी मॉलिक्यूल्स का। रिएक्शन में मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो काइनेटिक एनर्जी उनके चेंज होती रहती है। कोलिजन के टाइम अलग होती है, आफ्टर कोलिजन अलग है, बिफोर कोलिजन अलग है, अलग अलग होती है। तो उन्होंने क्या किया? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखा, ठीक है, और उन्हीं से फिर रेट ऑफ रिएक्शन बताया कि हां कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आपका बढ़ता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो क्या है टॉपिक? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें क्या है? शोइंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन के हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्या है भाई वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ध्यान से देखेंगे सभी। इधर क्या है भाई? इधर है हमारे पास बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इधर क्या है? इधर है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे लिख दिया मैंने? Ne अपॉन में n ऑफ t। क्या होते हैं बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स? वो मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज होंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूंगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहूंगा। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या कहूंगा मैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई सभी मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में? रिएक्टेंट के सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई? ऐसे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने कहा था, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा क्या कि मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल होना चाहिए। क्या था भाई वो? थ्रेशोल्ड एनर्जी E ऑफ TH। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता था वहां पे? E ऑफ A प्लस में E ऑफ R। E ऑफ R तो है सभी का एनर्जी है, चेंज होता रहता है वो हर कोलिजन के बाद। E ऑफ A क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने सप्लाई किया है। अब क्या सभी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है। सभी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं। मैं एक बार फिर से रफली ग्राफ स्केच कर देता हूं। ये था ऐसा, ये था ऐसा, ये था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये पूरा था आपका E ऑफ TH, ये पूरा क्या था आपका E ऑफ TH, दिस वन, ये E ऑफ TH था। लेकिन जिनका एनर्जी इतना है वो तो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, जिनका एनर्जी इतना है वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। प्रोडक्ट की फॉर्म में जाने के लिए इतना एनर्जी जरूरी है, इतना एनर्जी होना जरूरी है, जो कि सभी मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है। चलो लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स का है, कुछ मॉलिक्यूल्स का है। आउट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स कुछ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी है कितना भाई? थ्रेशोल्ड के इक्वल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है कुछ जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स भी जरूरी नहीं है बच्चों कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ही चेंज होंगे। कौन से? जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है। ऐसा क्यों? फिर से क्योंकि सभी का ओरिएंटेशन बराबर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट
चीज क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपरली डायरेक्शन के थ्रू, एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू क्या करने चाहिए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए, एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो दोनों चीजें आउट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल, मान लीजिए मेरे पास में 100 मॉलिक्यूल है, अब 100 मॉलिक्यूल्स में से कोलिजन्स टोटल दो के बीच में हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स गिव 1 कोलिजन, तो टोटल कोलिजन हो गए मेरे पास में 50, लेकिन 50 का एनर्जी, 50 जो कोलिजन्स है उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है। मान लीजिएगा उन 50 में से कितने 20 का एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड के इक्वल, लेकिन 20 का पॉसिबिलिटी है कन्वर्ट होने का प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन 20 में से 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका एनर्जी भी थ्रेशोल्ड है और जिनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। तो आउट ऑफ द 50 कोलिजन्स 5 कोलिजन्स ही इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, 5 कोलिजन्स ही प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, 5 ही प्रोडक्ट ही बनाएंगे और नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट में। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, 2 गाड़ियां हैं रन कर रही है रोड पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से एक इधर से, और दोनों कोलाइड कर गई, तो जरूरी नहीं है कि अंदर जो बैठे हैं वो बचें या ना बचें, सेफ है या अनसेफ है, वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पहला, कोलिजन इज नॉट द कंप्लीट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि कोलिजन तो होते रहते हैं, कोलिजन की वजह से जरूरी तो नहीं ना कि जितनी भी गाड़ियां रोड पे टकराएंगी तो सभी अंदर जो बैठे हैं वो सब स्वर्ग से सिधार जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा केस देखिएगा, एक गाड़ी इधर से आ रही, दूसरी इधर से अपोजिट डायरेक्शन से, एक का स्पीड 140 है, दूसरे का 120 है, और दोनों टकरा गई। अब उनका स्पीड तो काफी सारा है, इतना स्पीड काफी है अंदर बैठने वालों के लिए, अनसेफ के लिए इतना स्पीड काफी है, लेकिन कोलाइड अगर वो साइड बाय साइड टकरा गई, अगर कोलिजन साइड बाय साइड हुआ तो भी पॉसिबिलिटी है उनकी बचने की, उनकी सेफ होने की। तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर जो बैठे हैं लोग, वो अनसेफ कब होंगे, जब स्पीड बहुत ज्यादा हो, आमने सामने से टकराएं, तब उनकी कंडीशन, तब वो उनकी प्रोबेबिलिटी है क्या, कुछ चेंजेस लाने की, चेंजेस लेके आने की, अच्छा मेजर चेंजेस लेके आने की। तो जरूरी क्या है, जरूरी है एनर्जी थ्रेशोल्ड की इक्वल होना और प्रॉपरली ओरिएंटेशन के थ्रू, प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू कोलाइड करना मॉलिक्यूल का, टू चेंज द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। तो आउट ऑफ द टोटल, these are the total number of molecules and these are the molecules which have energy equal to greater than threshold and having proper orientation, और जिनका क्या हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। तो इधर क्या है, इधर है हमारे पास में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद काइनेटिक एनर्जी, एंड इधर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हम एक प्लॉट यहां पे लगा रहे हैं, प्लॉट कर्व, एक कर्व जो है वो हम प्लॉट कर रहे हैं। क्या है वो भाई, काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या है, 0 है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं बात करूं तो इस टाइप का ग्राफ हमारा आता है, इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, इस टाइप का ग्राफ हमारा आता है। फाइन, क्लियर भाई, ठीक है। अब क्या है यहां पे, ये क्या है हमारे पास में, ये है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई धीरे धीरे यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे, 0। काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, देखिएगा कुछ एनर्जी है प्लस ये काइनेटिक एनर्जी हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने बढ़ाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े, ये क्या है, T डिग्री सेल्सियस पे ऐसा ग्राफ हमारे पास में ऑब्टेन हुआ। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पोजेस द एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, और उसी को हमने, ये एनर्जी हमने सप्लाई किया है, तो ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो कन्वर्ट हो गई क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई, इतने हैं। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मैक्सिमम, दीज आर द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है
उसी को एनर्जी को बोलूंगा मैं क्या, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम द काइनेटिक एनर्जी possessed by maximum fraction of molecules is called most probable kinetic energy at T degree Celsius temperature. After crossing the energy barrier, after achieving the threshold energy, reactant molecules may be changed into the product form. Here these are the fraction of molecules. This area under the curve is fraction of molecules of किसके हैं ये बच्चों, ये है प्रोडक्ट के मोलिक्यूल्स हैं। ये किसके मोलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट के मोलिक्यूल्स हैं आपके, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स किसके, प्रोडक्ट के। क्योंकि एनर्जी बैरियर के उधर आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, T डिग्री सेल्सियस था उससे टेम्परेचर बढ़ाया, T+10 डिग्री सेल्सियस मैंने किया। तो T+10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर किया तो इस टाइप का ग्राफ हमने ऑब्टेन किया। इस टाइप का ग्राफ हमने ऑब्टेन किया। फाइन, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टाइप का ग्राफ हमने ऑब्टेन किया। कब, ये कब है, ये है T+10 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या हुआ, T+10 डिग्री पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। E ऑफ A क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट भी डिक्रीज होंगे। सुनिए ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के घटेंगे। क्यों घटेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ये हो गया आपके रिएक्टेंट के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट T+10 डिग्री सेल्सियस, एट T+10 डिग्री सेल्सियस। तो T+10 पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, और क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। लेकिन इधर देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एरिया अंडर द कर्व आपका बढ़ गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया आपके, बढ़ गए। किसके, प्रोडक्ट के बच्चों, किसके बढ़ गए बच्चों, प्रोडक्ट के आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए। जिस टाइम में पहले T डिग्री सेल्सियस पे, T डिग्री सेल्सियस पे जितना हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा था, उतने ही टाइम में T+10 पे जो प्रोडक्ट है वो लगभग डबल हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हो गया। क्या, प्रोडक्ट का अमाउंट। कब, जब टेम्परेचर हमने T+10 डिग्री सेल्सियस किया, कितने में, उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में अगर प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ता है और लगभग डबल होता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास में क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तभी उतने ही टाइम में प्रोडक्ट का अमाउंट डबल होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के डिक्रीज हुए, कब, T+10 पे, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ। क्लियर, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जिस पे वो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसको क्या कहूंगा मैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहूंगा। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या था, ये हमारे पास में था मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, टेम्परेचर के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन आपका लगभग क्या हो गया, डबल। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उतने ही टाइम में अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया आपके, डबल हो गए। क्लियर, दिस इज फॉर ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।